श्रीमती पूजा सरोज जी। अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब भी हम सदन में आते हैं और हर वर्ष बजट आता है और वो बड़े से बड़ा होता जाता है, लेकिन जब तक ये मंडलों तक, हमारे जिलों तक और हमारी विधानसभाओं तक पहुंचता है तो ये बजट खत्म हो जाता है। मान्यवर, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा, ऊर्जा, रोजगार, पर्यटन, किसी भी विभाग की बात करें, मान्यवर, यदि हम कानून व्यवस्था की बात करें तो आज एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मान्यवर, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, सीलभंग, अपहरण, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 1 दिसंबर से 15 जनवरी की एक रिपोर्ट है मान्यवर, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की उत्तर प्रदेश की, जिसमें सिर्फ 45 दिनों में लगभग 5600 महिलाओं पर अपराध हुए, महिला संबंधी अपराध। इसी तरह एनसीबी के डाटे, अगर हम डाटा देखें इस बार का 2024 का, उसमें भी मान्यवर महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर हम बात करें मान्यवर साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम में भी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं साइबर क्राइम के। और अगर एनसीआरबी के डाटों के अकॉर्डिंग देखा जाए मान्यवर, तो 1.67 लाख मामलों में से केवल 1.6% मामले ही सॉल्व हो पाए हैं, अपराधियों को सज़ा मिल पाई है। मान्यवर, इसी तरह मैं अगर अपने क्षेत्र विधानसभा की बात करूं, जहां से मैं आती हूं, मेहनगर विधानसभा, मान्यवर, वहां ग्राम सभा एक कोटा है जहां पर तरवा थाना लगता है। नाम है करण कुमार, सन ऑफ अरविंद राम। मान्यवर, उस दलित के बेटे को, उनकी माँ का नाम है बिंदु देवी, सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो बिंदु देवी मान्यवर बकरी चराने गई थी अपना, और किसी के खेत में चली गई वो बकरी। उनको अभद्र टिप्पणी की गई, भाषा के तहत उनको अभद्र गालियां दी गई। फिर उनके बेटे ने जब ऑब्जेक्ट किया करण कुमार जी ने कि क्यों दी जा रही हैं गालियां, तो उनको मान्यवर बुरी तरह से पीटा गया, जाति सूचक शब्द कहे गए, उनको वीडियो बनाया गया, नंगा करके मारा गया। मान्यवर, मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि उनके घाव तो भर जाएंगे जो बाहरी हैं, लेकिन जो मानसिक उत्पीड़न और मानसिक जो हुआ उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी। मान्यवर, मैं सरकार के माध्यम से, आज मंत्री जी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं मांग करना चाहती हूँ कि उस परिवार को 5 लाख की धनराशि दी जाए जो उनकी मदद करे। मान्यवर, इसी तरह से यदि हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में मान्यवर, जहाँ सरकार अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचारित कर रही है इस चीज़ को, मान्यवर, हॉस्पिटल में उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी जो सेक्टर्स हैं उसमें पीएचसी आते हैं जो 100 बेड से कम हॉस्पिटल होते हैं। सेकेंडरी में 100 बेड के हॉस्पिटल आते हैं जो जैसे कि जिला अस्पताल। और टर्सरी में मान्यवर ये जो ये जो एपेक्स वगैरह हैं, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशली सुविधा देने के लिए मान्यवर, चाहे ट्रॉमा सेंटर्स हों, चाहे मेडिकल कॉलेज के विद्यालय हों, मान्यवर, वो टर्सरी के माध्यम से आते हैं। लेकिन आज कुछ जिलों में अगर देखा जाए तो चाहे चंदौली, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर जैसे जिलों में मान्यवर ये मेडिकल कॉलेज के नाम पे सिर्फ हॉस्टल खुले हुए हैं और उनको जिला अस्पतालों से अटैच कर दिया गया है। जिला अस्पतालों पे मान्यवर ऑलरेडी इतना ज़्यादा बोझ था, इतना ज़्यादा वैसे ही प्रेशर था जिला के मरीजों का, और उसको वापस से मेडिकल कॉलेज को भी उस पर कर दिया गया। मान्यवर, जिस तरह से मैंने कहा कि टर्सरी माध्यम से जो मेडिकल कॉलेज वो आते हैं तो और जिला अस्पताल सेकेंडरी में आते हैं, तो उस तरह के पेशेंट भी जिला अस्पतालों में नहीं मिल पा रहे हैं जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को मिलने चाहिए। जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, जिस पेशेंटों को वो देखते हैं, ना उन्हें ट्रामा सेंटर वहाँ पे है, ओपीडी की सुविधा नहीं है, कहीं ओपीडी की सुविधा भी है अगर किन्हीं कमरों में, तो आईपीडी की सुविधा नहीं है किसी मेडिकल कॉलेज में। तो मान्यवर, सिर्फ सरकार सिर्फ अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए, सिर्फ नंबर्स बताने के लिए कि हमने इतने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हमने इतने डिस्ट्रिक्ट में अपने मेडिकल कॉलेज ओपन कर दिए हैं, सिर्फ इस नंबर्स को बताने के लिए, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ क्वांटिटी में बिलीव कर रही है सरकार, क्वालिटी एजुकेशन में नहीं। जैसे
आगे चल के डॉक्टरों पे भी वो लगेगा मान्यवर। इसी तरह से माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं एक बात और इसीलिए कहना चाहूँगी कि ये जो बेसिक शिक्षा विभाग में मान्यवर आपने अपार आईडी का जो प्रायोजन किया है, उसकी वजह से मान्यवर बहुत सारे बच्चों का अभी तक अपार आईडी में इनरोल नहीं कर पाए हैं मान्यवर, वो जिससे कम से कम 15 लाख लगभग बच्चे अभी छूट गए, 15,000 बच्चे छूट गए हैं, जिनको अभी तक वो जो डीपीटी के माध्यम से जो पैसे जाते थे उन तक नहीं पहुंचे हैं। तो आप इसको प्लीज़ दिखवा लें मान्यवर कि अपार आईडी में जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे उनके आधार आईडी कंप्लीट नहीं है, उन बच्चों कोई की, समस्या हो तो चाहे रख लीजिए, अपनी समय समाप्त हो रहा है, क्षेत्रीय कोई समस्या रख लीजिए जी। रोजगार की इसी तरह बात करें अगर मान्यवर, तो रोजगार में जिस तरह से मंत्री जी कहते हैं बड़े हर्ष के साथ कि हमने 56,000 कामगारों को इजराइल भेज दिया मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश और देश सक्षम नहीं है उनको रोजगार देने के लिए? बड़े हर्ष के साथ उन माताओं बहनों और बच्चों से पूछें जिनके पिता बेटे बाहर जा रहे हैं, इस देश से बाहर जा रहे हैं कमाने, और ऐसे देश में जहाँ जान की कोई श्योरिटी भी नहीं है कि कब क्या हो जाए मान्यवर। इसी तरह यदि हम ऊर्जा की बात करें, बजट में ऊर्जा की बात पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, अगर हम अपने क्षेत्रों में मान्यवर, एक बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जब हम अपने क्षेत्रों में हमारी जनता लेकर ट्रांसफार्मर के मुद्दे, चाहे जर्जर तारों के मुद्दे जब लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के पास जाती है, तो वो कहते हैं अपने विधायकों से आप पैड पे लिखवा लाइए, विधायक निधि से करा लीजिए। एक मिनट मान्यवर, बस नहीं अपने विधायकों से लिखवा लें कि क्षमता वृद्धि के लिए। इसी तरह मान्यवर, हमारे विधानसभा में आई में राजघाट के पास अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ, श्रीमती सरोज कुरुल जी बस्ती है एक, वहाँ पे विद्युतीकरण नहीं हुआ, श्रीमती संत कबीर नगर वार्ड है सर, वहाँ पे जर्जर तार है। ठीक है,